आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। तो जैसा कि आप लोग को ज्ञात ही है कि पिछले क्लास में आपने जर्मनी के एकीकरण सुन लिए थे, लिखा भी दिए थे क्या? जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क की भूमिका लिखा दिए? तो आज लिखाना है। हमने जो बोले थे उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। हमने बताए थे आप लोगों को कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे अधिक योगदान है बिस्मार्क। और हमने बताए थे कि जर्मनी 300 टुकड़ा में बटा हुआ था। उसमें से एक परसा राज था और परसा के प्रधानमंत्री 1862 ईस्वी में बिस्मार्क बना। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क परसा के प्रधानमंत्री बनाया था, विलियम प्रथम बनाया था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिखरे हुए इटली को एक करने के लिए एक विशेष प्लान बनाया और जिस प्लान के तहत उसे 3 तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती या 3 युद्ध लड़ना पड़ा और उसका आधार था उस नीति का रक्त एवं लोह नीति, अर्थात दंगा फसाद काट मार ये सब उसके प्लान में शामिल था। और हमने बताया था कि पहली बार लड़ा था 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में ऑस्ट्रिया से दोस्ती करके इन्होंने डेनमार्क को हराया और हॉल्स्टीन और सेल्सविक को इन्होंने जीता, जिसमें से हॉल्स्टीन दिया था किसको? ऑस्ट्रिया को। सेल्सविक रखा था अपने पास। फिर सेल्सविक के प्रश्न पर हॉल्स्टीन के प्रश्न 1 वर्ष के बाद ही ऑस्ट्रिया से हॉल्स्टीन रिटर्न मांगा और रिटर्न नहीं दिया, तब दोनों के बीच युद्ध हुआ। और ये भी याद होगा 1866 में युद्ध हुआ था। 65 से शुरू हुआ था, मेरे मांगना शुरू हुआ था, 66 में जाके युद्ध हो गया था। जा रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं सामने, ठीक। और 1866 ईस्वी में सेडोवा के मैदान में ऑस्ट्रिया और परसा के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परसा की जीत हुई अर्थात बिस्मार्क की जीत हुई। और हमने बताया था कि इस जीत को देखकर फ्रांस बौखला गया था और फ्रांस इतना बौखला गया था कि उसको रहा ही नहीं गया। और फिर मालूम होगा 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के जो शासक थे नेपोलियन, उन्होंने इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया और तब दोनों के बीच सेडोन के मैदान में, सेडोवा के मैदान भी सेडोन के मैदान में दोनों के बीच लड़ाई हुआ और दोनों के बीच लड़ाई होने के बाद जीत गया परसा बिस्मार्क। और फिर जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं दूर हो गई। मैं एक छोटी जानकारी दे रहा हूँ। और एक 1870 में लास्ट में जाके युद्ध हुआ, जीता बिस्मार्क। तब एक संधि हुई दोनों के बीच, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। राइट, थैंक यू सो मच। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है। कौन कौन आया वहां पर? फ्रांस और परसा, दोनों के बीच मीटिंग हुआ। याद नहीं, दोनों के बीच मीटिंग हुआ और मीटिंग के बाद कहा कि परसा बिस्मार्क बाबू हम चल जा, बोरा बिस्तर पाने में टाइम लगते। फिर दोनों बोरा बिस्तर पाने में टाइम लगा और 71 के बीच में चल गया। और इस तरह से जर्मनी का एकीकरण काम पूरा हो गया। मैं एक क्वेश्चन और इस पर बनता है, लिखाऊंगा तो दोनों क्वेश्चन लगातार ही लिखा देंगे। इस पर एक क्वेश्चन और बनता है। पहले तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ, तो ये भी चर्चा कर देंगे आप, तो चल देगा, हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान बताइए, ये भी हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन बनता है जो बताया था कि परसा के जो शासक थे वो विलियम प्रथम थे और विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया और उचित सहयोग भी दिया। उसी के बल पर
बिस्मार्क इतना उछला था, इतना जल्दी अपने मिशन को हासिल कर लिया। तो इस पर क्वेश्चन घुमा के पूछता है, आपके क्वेश्चन में है भी कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? तो इसमें जवाब ये होगा मेरे डियर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं कि बिस्मार्क को विलियम प्रथम ने प्रधानमंत्री बनाया और एकीकरण करने का मौका दिया। साथ ही विलियम प्रथम ने समय समय पर जो उचित सहायता होता है वो भी किया और उसे प्रोत्साहन भी देता रहा, उसे आगे भी बढ़ाता रहा। उसके बल पर बिस्मार्क इतने कठिन काम को आसानी से पूरा कर लिया। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव हो सकता था, क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं बना था, कुछ सहयोग नहीं था, देखा। तो मैं यार लिखाने से पहले मैं एक पता कर लूं कि इसमें से कल कौन कौन नहीं आए थे। 1 2 3 4 5, चलिए पांचों श्रीमान बैठिए। आप लोग भी कहिएगा कि क्या बात है, उठाते हैं बैठा देते हैं, कुछ कहते नहीं है, मारते नहीं, पीटते नहीं। मैं यार अभी तो आप लोग के अंदर ईमानदारी का एक मंजिल घर बना रहे हैं ताकि ईमानदारी हो। आपने खड़े होकर ये बता दे कि मैं कल नहीं आया, ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक ना। अब तक वही होगा, बाद में जानते हैं क्या हुआ। एक आप लोग सुने होंगे, 1 मिनट के लिए कहानी, छोटा सा। एक आदमी गया, आंख थोड़ा आंख दिखाई, जैसे हम लोग, मेरा आंख कम दिखाई देता है, उतना नहीं लेकिन हमसे ज्यादा कम दिखाई देता। गया ससुराल, सुने होंगे आप लोग। तो ससुराल गया तो खाना बेचारा दिया। तो पहले जमाना में, अभी भी गाँव घर में पीढ़िया देता है, लकड़ी का पीढ़िया, उसको बैठा के उसको खाना दे रहा था। तो बिलाई जो है अभी भी परेशान कभी कभी कहीं करता है। तो वो जब उसको खाना खाने लगा ना, तो बिलाई भी कभी कभी बीच में चिंती मारता। तो उसकी सास देख रही थी, तो सास बोली, घेरो बा सुझे नहीं है बिलाई में ख्याल लोगे मैं करके पढ़ क्या दे। तो वही प्रकार है आप लोग को। तब क्या हुआ सो सुनिए। एक बार सास ही दान लेके चुपचाप बोली नहीं, आके देखा नहीं है प्लेट में, तो क्या करेगा, दे दी। और देने लगा तो पहले से मेरे था पिज्जा उसी को पता समझाती है। वही का ईमानदार बने। और उसके बाद में क्रिया नहीं मारेंगे, आपको इतना बना देंगे ना कि आप खुद ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाइएगा। तुम्हें गलत काम करने के लिए 1-2 साल की तो बात है, मेरे समाज का, आपके फैमिली का, कितने सपना सजोए हुए होंगे आपके फैमिली। आपको तो लगता है कि बोल रहे हैं मेरा बेटा पढ़ा रहे हैं, जी जान लगा रहा है, मेरा बेटा ये बनेगा, ज्ञानी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। अभी टेंशन नहीं होगा, बाद में अगर पता चल जाए कि कहीं जेल चल गया, तो कोनो दोस्त ने उसको छोड़ा भोंक दिया, समझ सकते हैं कि आपको तो कुछ नहीं यार, उसको, उस फैमिली को, उस परिवार को, जो उस पिता को जो पीड़ा होता है, वो पीड़ा मेरियर उसको लगता है कि सर हम इसको जन्म काहे दें, अब है तो बेटा करेगा क्या। उसको लगता है कि अगर अच्छा थोड़ा सा भी कहे भगवान, लोग भी कहे तो इसको मार देंगे हम। तो कभी कभी सुनेंगे पिताजी ऐसे कर देते, तो यही करेंगे कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आएंगे, खुद अपने अपने धीरे धीरे नहीं जाइएगा। अभी जो भी गए मैरियर, मेरा टाइम 2 मिनट तुम लोग ले लिया, खराब कर दिया। मैं आपसे बहुत बहुत विनती करता हूं कि कुछ दिन आप लोग, कुछ दिन ये बराती इत्यादि घर द्वार छोड़ो, कहीं भी ट्यूशन खुली हुई है तो सीधा आप कहीं मत जाइए। अगर ट्यूशन बंद है तब आपको जरूरत है तो जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आइए मैरियर आपके पॉइंट पे जाते हैं। 2 पॉइंट को चूंकि आज हमको लिखाना है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का, लिख लो।
बिस्मार्क का योगदान। मैंने इसमें बहुत घुमाएगा, हो सकता है कि पूछे कि बिस्मार्क का काट बताइए, तो फिर भी यही लिखना है जो लिखने जा रहे हैं। चलिए लिखिए। मैं भी कुछ भारतीय वन के 86 ईस्वी अच्छा से हो गया। 2 लाइन पहले तो ऊपर में वही लिखिए। देखिए 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी के पर्सा का प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बना, कोमा रक्त और लौह नीति, कोमा रक्त और लौह नीति, लौह रक्त और लौह नीति, रक्त और लौह नीति के सहारे, रक्त और लौह नीति के सहारे जर्मनी को, रक्त और लौह नीति के सहारे, देखो ना हम लिखा है, रक्त और लौह नीति के सहारे जर्मनी को, एक बार फिर से ऊपर से मिला लीजिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी के पर्सा का प्रधानमंत्री बना। पर्सा का प्रधानमंत्री बना, कोमा रक्त और लौह नीति के सहारे जर्मनी को एक करने का काम शुरू किया। एक करने का काम शुरू किया, जिसमें निम्नलिखित 3 युद्ध लड़ना पड़ा। जिसमें निम्नलिखित 3 युद्ध लड़ना पड़ा। जिसमें निम्नलिखित 3 युद्ध लड़ना पड़ा। एक नंबर में लिखिए। आप लोग को जो पढ़ाते हैं वो 7 बजे के आसपास चले जाता है वीडियो। यस सर, कल भी गया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको भी रिवीजन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं आप। एक नंबर में डेनमार्क से युद्ध। डेनमार्क से युद्ध। डेनमार्क से युद्ध। डेनमार्क से युद्ध। डैश दीजिए, देखिए 1864 ईस्वी में बिस्मार्क 1864 ईस्वी में बिस्मार्क ईस्वी में बिस्मार्क
ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रिया से ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर डेनमार्क से युद्ध किया और सेल्सविक एवं हॉलस्टीन को डेनमार्क से आजाद कर लिया। हॉलस्टीन को डेनमार्क से आजाद कर लिया। डेनमार्क से आजाद कर लिया। इसके बाद हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया के अधिकार में चल गया। सिर्फ हमको शो करना है कि ऑस्ट्रिया उस पर अधिकार कर दिया, ऑस्ट्रिया अधिकार में चल गया, क्योंकि अगला पॉइंट तो उसी पर युद्ध होगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा युद्ध। डायरेक्ट करते हैं हम 66 है, क्योंकि 65 में संधि हुई है, डायरेक्ट लड़ाई हुआ था वहां, तो कर देते हैं ऑस्ट्रिया से युद्ध। देखिए हॉलस्टीन के प्रश्न पर, उसी को मांगा था ना, हॉलस्टीन के प्रश्न पर इस बार लगता है हमको बढ़िया विद्यार्थी सब मिला है, राइटिंग वोटिंग सबका ठीक ठाक दे रहे हैं। हॉलस्टीन के प्रश्न पर 1866 ईस्वी में, हॉलस्टीन के प्रश्न पर 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में सेडोवा के मैदान में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। पर्सा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पर्सा की जीत हुई। जिसमें पर्सा की जीत हुई। खत्म हो गया। और तीसरा देखते हैं ना, बोलने में 2 दिन लग गया हमको, लिखाने में 2 मिनट लगा।
2 दिन से इसी पर टाइम जा रहा है, लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे को दिमाग में भी सेट हो गया, ऐसे ऐसे मोड़ है। देखिए इसमें फ्रांस से आप लोग भी देखते हैं, देखिए चलो हो गया। देखिए बिस्मार्क के बढ़ते शक्ति, बिस्मार्क के बढ़ते शक्ति, बिस्मार्क के बढ़ते शक्ति से घबराकर, नहीं, बढ़ते शक्ति से घबराकर फ्रांस के शासक नेपोलियन ने घबराकर फ्रांस के शासक नेपोलियन ने 19 जून 1870 ईस्वी को 19 जून 1870 ईस्वी को पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। 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 तब दोनों के बीच शेडोन के मैदान में, दोनों के बीच शेडोन के मैदान में युद्ध हुआ। शेडोन के मैदान में युद्ध हुआ। शेडोन के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें पर्सा की जीत हुई। जिसमें पर्सा की जीत हुई। जिसमें पर्सा की जीत हुई। इसके साथ ही जर्मनी के एकीकरण की सारी बाधाएं खत्म हो गई। इसके साथ ही जर्मनी के एकीकरण की सारी बाधाएं खत्म हो गई। इसके साथ ही जर्मनी के एकीकरण की सारी बाधाएं खत्म हो गई। हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो चल रहा है कल से ही उसको भी लिखेंगे, और वो था क्या? विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए करना असंभव था कैसे? चलिए वो पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, रक्त एवं लोह नीति। इस नीति का मतलब हुआ कि शांति से नहीं, मार काट लोहा का उपयोग, मतलब हथियार के उपयोग करके हम जीतेंगे, इसको एकीकरण करेंगे। जैसे गांधी जी अपनाए थे ना अहिंसक। अहिंसक मतलब हुआ कि मैं हत्या नहीं करूंगा, हिंसक नहीं। हिंसक मतलब मार काट भी होगा। तो लोह नीति उसी का, हिंसक नीति का पर्यायवाची शब्द कहिए ना, कौन? मार काट होगा इसका मतलब। रक्त एवं लोह नीति नाम होता है, रक्त एवं लोह नीति।
सीधा दिमाग लगाया। गांधी सीधा हम लोग जानते हैं अहिंसा का हिंसा हो, सीधा कह देता हिंसा काम बोला है, लेकिन उसमें घुमा दिया तो मैं तो इसी का पर्यायवाची उसको मानता हूँ, नहीं मानता हूँ है भी। चलते हैं अगला अगला। चलिए आप लोग भी लिखिए कॉपी के बीच में, वैसे टाइम है पर्याप्त, हम लोग उसको लिख के हो सकता है तो अगला पॉइंट को भी देख सकते हैं। विलियम प्रथम के बगैर आप लोग भी लिखिए विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? हाँ दे सकते थे, संदेश तो बनिए गया ना। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? बना दिए जो सेंटेंस बना, कई तरह की सेंटेंस बन सकता है। आप लोग मूल चीज जानना है, परीक्षा में क्या पूछेगा देख लेंगे अपना लोग, हो गया। तो इसके विषय में भी आप लोग पूरी तरह से तैयारी है, ये क्या है नहीं है, इसलिए इसमें बिना समय बिताए इसको भी खट से नोट कर लो, तो फिर आगे बात करें। देखिए विलियम प्रथम जर्मनी के, विलियम प्रथम जर्मनी के परसा के शासक था। विलियम प्रथम जर्मनी के परसा के शासक था, शासक हाँ, जो बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाकर, जो बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाकर, जो बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाकर जर्मनी को एक करने का, जर्मनी को एक करने का उसे अवसर दिया। जर्मनी को एक करने का उसे अवसर दिया और समय समय पर उचित सुझाव और समय समय पर उचित सुझाव और उचित सहयोग, उचित सुझाव और उचित सहयोग करता रहा, उचित सहयोग करता रहा। परिणाम स्वरूप आसानी से
बिस्मार्क, बिस्मार्क जर्मनी को एक करने में सफल हो गया। जर्मनी को एक करने में सफल हो गया। जर्मनी को एक करने में सफल हो गया। अब प्रभाव चेक कीजिए। देखिए उपर्युक्त वर्णन से उपर्युक्त मतलब ऊपर जो लिखे हैं, उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि विलियम प्रथम के बगैर, नहीं, विलियम प्रथम के बगैर, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव हो सकता था। बिस्मार्क के लिए असंभव हो सकता था। बिस्मार्क के लिए असंभव हो सकता था। तो माय डियर, आपने दोनों पॉइंट को आज पढ़ लिए बढ़िया से। अब तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तीसरा पॉइंट को भी देखें। पता है तीसरा एक हरामी है, उसका भी देख ही ले, टाइम भी है, नोट कर लेंगे तो और बेटर हो जाएगा। क्योंकि ये जो हम लोग का एक उस दिन से एक पॉइंट चल रहा है कि एक पढ़ाते हैं, एक बताते हैं, लिखा नहीं पाते, लेकिन आज लिखाना तुरंत बड़े थोड़ा सा चलिए तो मेरे साथ पॉइंट लिखिए तो वो क्या हो पीछे वाला लिखा। ऐसा नहीं कि सर जो है दरबार दिला रहा है, पहले कहा धीरे धीरे नहीं भैया तुमने चाल में चलेंगे, मेरे चाल में चलना। ठीक है, योगदान भूमिका जर्मनी के क्रम में ऑस्ट्रिया की बोले इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। बोले मीडियम में जो थोड़ा सा फास्ट स्टूडेंट है, सब रंग का ब्रेन वाला होगा, मैं सिर्फ फास्ट वाले से रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ दिन आप लोग घबराइएगा, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन क्या है कि मैं छोटा छोटा वर्ड को भी वो करता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में है कि इसमें से अधिकांशतः बच्चे एसएसटी पहले पढ़े नहीं, तो मैं इसलिए लेके चलता हूँ, उसको भी फास्ट कर लेंगे। आप लोग थोड़ा धीरे धीरे, होता है क्या कुछ तो फास्ट जो पहले पढ़े होंगे उसको थोड़ा सा लगता होगा कि कहीं रिपीट वाला बार बार सब रिपीट कर रहे हैं, ऐसा लगता होगा। प्लीज थोड़ा धैर्य रखिएगा। जैसे कि मैं अभी कुछ बताने जा रहा हूँ, जैसे कि भूमिका बताने जा रहा हूँ कि भूमिका मतलब होता है डियर कि कोई भी जो काम होता है, योगदान जो होता है, कोई चीज जो हुआ तो उसमें किसी का कितना भागीदारी है,
वही भागीदारी क्या कहलाते हैं? जैसे आप पढ़ लिख के आईएएस बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, इत्यादि बन गए, तो उसके पढ़ने में हो सकता है तो आपके पिता के साथ साथ आपके नाना जी का भी योगदान हो, मामा का भी योगदान हो, है कि नहीं? चाचा का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है। तो उसमें देखा जाता है कि इसका कितना योगदान है। किसी शिक्षक का भी योगदान हो सकता है बहुत। सिर्फ पढ़ाई से मतलब नहीं मेरी। मैं एक बार फिर से बता दूं, आपके अंदर ये सब कुछ है और आपके अंदर एक ऐसी चीज है जिसको जोश और जुनून कहते हैं मेरी। और वो जोश जुनून को अगर कोई टीचर सही दिशा में दिशा दे दे तो हो गया, उसकी को हम टीचर मानते हैं। आपके अंदर सब कुछ है ही, ऐसा नहीं कि नहीं, हम कहीं बाहर से नहीं ला रहे, आप ही के अंदर है यार। सिर्फ वो जोश जुनून को क्या करते हैं, आप गलत जगह लगाते रहते हैं। उसको अगर कोई टीचर मोड़ के सही जगह लगा दे, हो गया, वो टीचर बन गया और वो भी विद्यार्थी बन जाएगा। और मेरा मोटो शुरू से यही रहता है कि पहले आपको सही दिशा तो कर दूं, उसके बाद तो पढ़ाई 1 साल है, क्या नहीं कर देंगे इसको। यहाँ तो भूमिका मतलब समझ में आ गया, किसी की हिस्सेदारी, किसी की भागीदारी जो होता है। अब माय डियर, आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है ये भी बिखरा हुआ था और ये भी बिखरा हुआ था, और दोनों जो बिखरा हुआ था तो दोनों के अधिकांश क्षेत्र पर इसका अधिकार। तो अब ये लगाइए दिमाग कि जब एकीकृत हो रहा था तो क्या करता होगा, सहयोग करता होगा, उसका विरोध करता होगा। मूल पॉइंट यही, क्यों विरोध कर रहा था, क्यों विरोध कर रहा था? क्या कोई बात मेरी है क्या? अच्छा, वो आपकी सुबह वाला जो प्रॉब्लम चल रही है, सुबह में टाइम जो नहीं था, वही ना? आपका एडमिशन फेल है, पैसों जमा है। अच्छा, तो आपका 7 फरवरी से 5 से 6, क्या फरवरी से? हाँ, आप लोग को मालूम है सर, 7 फरवरी से अपने यहाँ न्यू बैच है जिसका समय है 5 से 6, आप लोग के बाद 5 से 6, 7 फरवरी से ना, कब से? हेलो, हाँ हाँ, अरे फोन तो गया मेरी, तुमको खोजते खोजते परेशान हो गया। आओ जल्दी, कैसा गया एग्जाम? अच्छा ठीक ठीक ठीक, और यहाँ हम आगे पढ़ा रहे हैं, और ना जरा। अरे आओ ना माय डियर, खोज रहे नहीं थे तो क्या था, आओ ना यहाँ पर क्लास में, आप भी आइए। ठीक ठीक। तो इसका कभी भी उसमें सहयोग नहीं कर सकता था, तब क्या करता था, क्यों? इसका जवाब आपके पास आ गया। यही होता है, मैंने 2 पॉइंट पढ़ाया, तीसरा अपने आप बन गया। बिल्कुल लिख सकते हैं इसमें, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का विरोधात्मक भूमिका था, मतलब विरोध करने वाला भूमिका था। क्योंकि जर्मनी और इटली के अधिकांश क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, और उसका तो छोड़, विदेशी का बात करेंगे, इसका अधिकार था। और ये दोनों अगर एकीकृत हो जाता, इसको वहां से भागना पड़ता। अतः ये हर संभव चाहता था कि इसका एकीकरण काम नहीं हो, इसलिए उसमें बाधा डालते रहते थे। देखो खट, देखिए इटली और जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा डालते रहते थे। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा डालते रहते थे, बाधा डालते रहते
थे, क्योंकि इटली जर्मनी के अधिकांश क्षेत्र पर, क्योंकि इटली जर्मनी के अधिकांश क्षेत्र पर, इटली जर्मनी के अधिकांश क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का शासन था। इटली जर्मनी के अधिकांश क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का शासन था। मिल गया होगा सेंटेंस है। क्योंकि इटली जर्मनी के अधिकांश क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का शासन था। ऑस्ट्रिया को यह भय था, भय मतलब डर था, यह डर था, डर भी को लिख सकते हैं, यह डर था कि इसका एकीकरण काम पूरा होने पर, इसका एकीकरण काम पूरा होने पर इसका एकीकरण काम पूरा होने पर वहां मेरा शासन समाप्त हो जाएगा। नहीं चलेगा, वहां मेरा शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। वही उपयुक्त वर्णन से, उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो रहा है कि इटली, ये ऊपर बनाई, इटली जर्मनी के एकीकरण में, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की विरोधात्मक भूमिका थी। विरोधात्मक भूमिका थी, विरोध करने वाला भूमिका थी, विरोधात्मक भूमिका थी। चलो बेटे, आज हम लोग जीत गए। यही सब जो बोले, बस एक मिनट टाइम और बर्बाद करेंगे। लिख लिए आप लोग? मेडियल 28 तारीख को आप लोग के एग्जाम होगी। ये देखिए सिलेबस देखिए, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बच गए? सस्ता है और सब सस्ते, समाप्त हो जाएगा। ये बड़ी दुख की, वहां यह चक्कर खत्म हो जाएगा। लेकिन मेडियल बड़ी दुख की बात है, ध्यान देना एक बार, बड़ी दुख की बात है, कल आप लोग को हमको छुट्टी देना पड़ रहा है। पहली छुट्टी होगी, हमने चाहते थे कितना नजदीक, इतना दिन में छुट्टी हो जाए। है क्या, एक बहुत ही इमरजेंसी काम है, और साथ छुट्टी के साथ साथ आप लोग को इनवाइट भी दे रहे हैं, खुशी की भी बात है। अपना सहरसा में घर बन रहा है, पंचवटी चौक पर, वहीं पर नगर निगम है, उसी के बगल में। उसका कल ढला है, 3रा मंजिल का, कल नहीं परसों 26 तारीख को ढला करते थे कल। लेकिन वहां पर बिजली का वायरिंग काम चलेगा ऊपर, जिसमें मेरा रहना वहां पर जरूरी है। अभी तक तो हम नहीं थे, इंजीनियर साहब करवा रहे थे, लेकिन कल मेरा रहना वहां जरूरी है। और सुबह वाला को तो पढ़ा के जा रहे हैं, इस शाम में तो नहीं लगता है कि हम रिटर्न आ पाए। तो कल आप लोग की छुट्टी रहेगी। 26 तारीख परसों अपना ढला है वहां पर। अगर संभव हो, अगर कोई अगल बगल में या उधर कहीं मन हो तो आइएगा। वहां पर पंचवटी चौक पर ही है, थोड़ा सा वहाँ गोलू यादव है, गोलू यादव के घर के बस एरिया में अपना घर है। और वैसे क्या देखे हैं? हाँ, उसी के जस्ट
वो गोलू यादव का मचान है, वो गली है, वो इधर जाते फर्स्ट डे जाइएगा तो उधर अपना घर है, उसी के एयर में है। अजय स्टेट पढ़ाते हैं वहाँ पर, बहुत चलता है, 10,000 विद्यार्थी पढ़ता है वहाँ पर। जी जी, अजय स्टेट वाला सब उसी में है। सुपौल में तो बोला था सब विद्यार्थी उसके रूम मर जाएगा, इतना बड़का छोटका ऐसी लगे है, वो भोपा वाला ऐसी लगे है, बड़का मशीन का हेते मुठ के फैमिली हम तो उसी के बगल में अपना है। तीसरा मंजिल ढला है और लास्ट ढला है, 2 मंजिल पिछले साल से ही शुरू किए थे, और वहां पर तो बहुत बड़ा हॉल बन रहा है। देखिए अभी तो क्या है, लेकिन ट्यूशन के पर्पज से ही बन रहा है। वहां पर भी बहुत, वहाँ 300-400 विद्यार्थी एक बार में बैठेगा, ऐसा बना, बीच में कई पिलर नहीं है, सब फ्लोर को वैसे नहीं हो रहा। 2 फ्लोर पर तत्कालीन वैसे लाइब्रेरी का विचार है मेरा, शीशा लगा देंगे, दोनों साइड से लाइब्रेरी खोल देंगे। नहीं उधर वहां हम नहीं जाएंगे यार, हम तो यहीं रहेंगे, मेरा ये जगह कहाँ जाएंगे, बस सहरसा में लिए है, इसलिए सहरसा में इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं लॉयर भी हूँ मेडियर, 5 साल कानून की पढ़ाई पढ़े हमने, तो उसकी भी वकील का भी सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं बहस कर सकता हूँ, जिरा कर सकता हूँ। तो हमने सोचे कि बुढ़ारी जब हो गया तो फिर दिक्कत तो होगा, तो मैंने वो सर्टिफिकेट ले लिया पढ़ के। तो सहरसा मेरा प्रतीक्षा स्टेशन 2 हुआ, उसे सुपौल सहरसा के बोल दिया। तो वो ये सब कोर्ट कचहरी जो चलता है ना, अपना ब्लड रिलेशन से काफी चलता है पहले। तो मैं सोचा कि कोर्ट ज्वाइन करूंगा, तो सहरसा में ज्वाइन करूंगा, तो फिर अब ये घर बनने के बाद वहां पे लिखे वो करेंगे तो नाम वही लिखेंगे, एडवोकेट अरुण कुमार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो अलग चलता है, वहां पर वो सब नाम से विख्यात करेंगे ना, ये से ये नाम से विख्यात होना चाहिए। तो पढ़ाएंगे कौन, वकील होकर पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो नाम विख्यात कर देंगे वहां पर, ये दिमाग लग, इसीलिए वहां जमीन है। और दूसरी बात मेडियर की 28 तारीख को जो आपको एग्जाम होगी, वो भी सुन लो मेडियर, आपकी एग्जाम की मैंने कहा था कि ये जो फी आपने जमा कर दिए, इसके बाद आपको एक भी फी नहीं लगेगा पूरे साल में, कुछ नहीं, पूरा प्लेन। लेकिन एक चीज बताए थे हमने कि अगर आप एब्सेंट होइएगा तो उसका फाइन है, तो उस पर भी लिखा होगा 25 रुपया जुर्माना। क्यों दे मेडियर 25 टका? मैं एग्जाम देने के बाद कम अंक आने पर आपको मारपीट कुछ नहीं होगा मेडियर, कम अंक आएगा तो मैं एक ऐसा आदमी हूं कि आपको अलग में बुलाऊंगा मेडियर, और बुला के हम आपसे पूछेंगे, जानेंगे, कॉपी लेंगे, हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि आपको कम क्यों आया, और फिर मैं कैसे अंक ज्यादा आएगा इस पर हम काम करते हैं प्लीज। इसलिए मैं किसी को मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि कोई 25 रुपया हमें दे, ठीक। और एक चीज और छोटका सा है, एग्जाम के लिए आपको कुछ नहीं लेके आना है, मोबाइल कुछ नहीं, सिर्फ एक पेन लेके आना है। उस दिन ये लीड कॉपी भी कुछ नहीं लेके आना है, सिर्फ पेन, ये कॉपी तो भी लेके नहीं आना है। अब ये एग्जाम किस पर होगी? मेडियर एग्जाम या तो पेज पर दे सकते हैं, जो पेज मैं दूंगा, आपको कुछ नहीं लाना, क्वेश्चन भी हम ही देंगे, पेज भी हम ही देंगे। लेकिन एक चीज हर साल क्या करते हैं हम, तो एक पतली सी कॉपी देते हैं बच्चे को, और उसका 10 रुपया फी होता है कॉपी का, उसी कॉपी पर आप पूरे साल परीक्षा दीजिएगा, इन्हें कि फिर जब जाने लगिएगा तो कॉपी लेके भी चले जाइए आप लोग, समझ में? रोज जितना एग्जाम होगा उसी कॉपी में आपकी एग्जाम होगी। अगर आप लोग की इच्छा होगी कि मैं उस कॉपी पर एग्जाम दूं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको भेज देंगे हम, समझ में आ रहा है? अगर आपकी इच्छा होगी कि हम कॉपी ले, तो 27 तारीख को ही 10 को टका ले लीजिएगा खुला, ठीक है? हाँ नहीं दिक्कत हो जाएगा, जिसको लेने की इच्छा हुआ तो 10 रुपया दे के यहाँ पर वो कॉपी दे देंगे आप। जो लास्ट में जो नवंबर में एग्जाम होगा तो उसमें अपना कॉपी भी लेके चले जाएगा, पूरे साल का देखिएगा कि हमने कैसे एग्जाम दिए, कितना अंक आया, उसमें अपना एनालिसिस करने में, एक उसका सर्च करने में आपको सुविधा होगी। तो आपको 27 तारीख को ही कॉपी मिल जाएगी यहाँ से। वैसे आज संजोग देखिए, मैं अनमना ढंग से था, हम सोच रहा था कि कॉपी यहाँ पर है, लेकिन आप लोग बहुत लकी है। आज मैंने 11 बजे दिन वैसे मार्केट गया घूमते फिरते, हमको लगा कि हमको दिमाग से उतर गया था कॉपी, अब गए तो हमको नहीं लग रहा था कि एक कलर में हमको कहीं कॉपी मिलेगी। लेकिन मैंने वो गांधी मैदान के अपोजिट साइड में नरेश जी के पास गए, बहुत दिन से जानते हैं, क्योंकि सर आप ही के लिए तो रखे थे, हम तो सोच रहे देवे करेंगे आप, यार धन है आप। तो 500 कॉपी हमको तुरंत दिया, एक कलर में, ब्राउन कलर में, जिसको मैंने तुरंत प्रिंट में भेज दिया, प्रेस में भेज दिया।
और प्रेस वाला को कह दिया हूँ कि 26 तारीख को मुझे एनी हॉ कॉपी चाहिए, 26 तारीख को वो भी कॉपी हमको दे देंगे। मैंने पूरा इजीली हो गया। मैंने सोचे भी नहीं थे कि कॉपी छपवाने में हमको बहुत भीड़ होती थी, यहाँ मिलता था 200 तो वहां 300, मैंने एक जगह मिलता ही नहीं था। वो छापा नहीं है ही नहीं, क्या उन्हें क्या। अब इस बार तंग थे कि पटने से लेके मल्टी कलर होता है, जैसे कि वो इज नेचुरल कॉपी सब होती है। ये अपना है, ये थोड़ा सा मोटा है, इससे पतला मिलेगा, 12 वाला को दिया जाता है, इसमें आप लोग को पेज रह जाएगा। यही है, ये सब कुछ अपना मिलेगा। सब प्रिंट, ये प्रिंट करने के लिए हम भेज दिए सब कुछ। कॉपी ये ब्राउन कलर का मिल गया है, इसी तरह का सादा। 7.5 रुपये दिया है, 10 रुपये खुला देता है बाजार में, 7.5 टका दिया है हमको। उस पर लगा 2.5 टका, 3 टका लगा प्रिंट करने का, 7 3 10, 10.5 टका खर्चा हुआ। अब 50 पैसा हम क्या लेंगे भाई, जो कोई बात नहीं, मैंने 10 टका में आपको मार्केट में मिलता है, 10 टका में यहाँ पर मिल गया, ताकि ज्यादा आपको बर्डन भी नहीं हो। तो मेरी कल बंद रहेगा। अब 27 तारीख को आइए, कब? सोमवार। चलिए, तो और क्या कहेंगे, हैप्पी क्या है, 26 जनवरी। चलो हाँ इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे। चलो मैरिया, इतना हंसे हम लोग। छाट में करो।